3 दिन में मैंने 10 इंटरव्यू दिए थे उसके बाद। 67 बंदे हैं जिनका AIR बना। सो दिमाग में कहीं था कि कहीं एम्स दिल्ली स्लिप ना हो जाए? बिल्कुल लग रहा था 67 है, तो मैं 1.24 जब पता चला तभी शांति मिली कि हाँ ठीक है। अब रैंक मेरी किधर जाएगी किसी को कुछ पता ही नहीं। एक दिन पहले AIR 1 थी, 720 था, एम्स दिल्ली फिक्स था। अब ना AIR 1 फिक्स ना एम्स दिल्ली फिक्स, कुछ फिक्स नहीं है। अब किधर जाओगे, अब हवा में लटक रहा। और फाइनली एम्स दिल्ली मिला कैसे फिर? एम्स दिल्ली मिला कैसे फिर? उसके बाद जब री रिजल्ट हुआ उसमें मेरी रैंक आ गई थी 46। मस्त बात यह है कि एम्स दिल्ली में जनरल के 46 सीट है, मेरी रैंक 46। रैंडम कुछ ना कुछ मस्ती चली रही होती है, जैसे कि सुबह सुबह लगी हुई है लाइन ना आने के लिए, उसमें लाइन में झगड़ा ये सब हो रहा होता है। तीसरा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, उसको तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। आपका नोकिया हो तब भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब ऐसा क्यों? 5 तारीख से 4 तारीख तक क्या किया, ये बहुत बढ़िया कहानी है। तो 5 मई हो गया, उसके बाद 1 हफ्ता का कुछ टाइम था, उसके बाद हम चले गए थे केदारनाथ। जो 720 आए हैं, फाइनल आंसर की चेंज हुई है, वो सब का क्रेडिट हमने दिया। उसके अगले दिन बोला इतना जल्दी आशीर्वाद खींच लिया। अरे यार, अब भाई ये बताओ तो तुम्हारे नाम से कितनों की जिंदगी खराब हुई है, ये बताओ। 1 2 3 4 लिटरली गिर रहा है भाई। कल एक का कॉल आया था। सो हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन मैट टॉक सीजन 2, जहां पर हम बात करते हैं नीट के धुरंधरों से, जिन्होंने नीट 2024 में काफ़ी सारे झंडे गाड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स से भाई इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। मतलब यार क्या ही बात की जाए इन लोगों के बारे में। इनसे डायरेक्टली जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ में यूज़ करी, क्या कुछ चीज़ें जो थी वो इन्होंने अप्लाई करी जिससे उनको ये मार्क जो है वो अचीव हो पाया। अब जानेंगे इस बारे में। और आज हमारे साथ जो हैं वो डायरेक्टली अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर भाई एम्स दिल्ली से आ रहे हैं, और काफ़ी सारी बातें जो हैं वेद शिंदे से हमने करी थी। आज उनके एक और साथी, उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं सक्षम अग्रवाल, जिन्होंने 715 मार्क्स जो हैं वो अर्जित किए थे नीट 2024 में, और इस समय एम्स दिल्ली में हैं। एम्स दिल्ली में आने की भी उनकी एक बहुत बेहतरीन कहानी है, और इसके बारे में इस पॉडकास्ट में काफ़ी अच्छे से जानेंगे। जो भी नीट के रिलेटेड इस साल उठापटक हुई थी उसमें शायद हो सकता है कि कुछ नुकसान होता, बट अभी के तौर पर वो एम्स दिल्ली में है। तो चलिए स्वागत करते हैं सक्षम अग्रवाल का। सक्षम अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू इनवाइट किया आपने। तो अभी कैसा चल रहा है एम्स दिल्ली का माहौल? दिल्ली में आए हो, कैसा अभी महसूस हो रहा है? अभी तो बस एक महीना बस कंप्लीट ही हुआ है। अभी हम एसेस कर रहे हैं कि कैसा माहौल है, एक्सप्लोर करने का ट्राई कर रहे हैं चीज़ें। एम्स दिल्ली में क्लासेस वगैरह शुरू हो गई, लेक्चर्स जाते हैं, बहुत नई नई चीज़ें रोज़ ही सीखने को मिलती हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा क्या नया सीखा अभी तक के 1 महीने के उसमें? 1 महीने में हमने बहुत कुछ, मतलब रोज़ ही कुछ नया होता है। मतलब लेक्चर्स में तो कभी डाइसेक्शन चल रहा होता है, कभी दूसरा चैप्टर, कभी आर्म पढ़ रहे हैं, कभी ब्लड वेसल पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चलते ही रहता है रोज़ सीखने के लिए यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और अब तक जो एम्स का माहौल है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई से हट के वो कैसा है? पढ़ाई से हट के भी जैसे हम हॉस्टल में रहते, सबसे पहले तो हमारे जब एम्स आए थे तो उसका क्रेस्ट प्रोग्राम हुआ था। उसके अंदर हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई थी, जिससे हमारे बैचमेट्स के बीच बॉन्डिंग बढ़ाने का ट्राई किया गया था, जो कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। और उसके बाद हॉस्टल में तो रोज़ कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। मतलब कैसा क्या कुछ चल रहा होता है हॉस्टल में? हॉस्टल में कभी किसी का बर्थडे है, कभी किसी को जैसे कि किसी के मम्मी पापा आ गए तो उनकी तरफ से हम खा रहे हैं, फिर उसके बाद रैंडमली कोई ऑर्डर हो रहा है, फिर किसी को कोई टास्क मिला हुआ है, हम सब असाइनमेंट साथ में बना रहे हैं, ग्रुप स्टडी चल रही है, सब कुछ चल रहा होता है एक साथ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मतलब कि ऑल इन ऑल एक अलग सा एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। यस। और अभी तक सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है? सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, उनसे बहुत बातें होती है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम तो नए हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं हमें। मेनली ये भी मैंने सुना है कि एम्स दिल्ली में या फिर किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर आप सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाती है आप लोगों को, कि मतलब मेनली जो आपके हेल्पिंग हैंड है वो सीनियर ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो एकदम नए इन्वायरमेंट में आए हैं,
और वहाँ पे सीनियर्स ऑलरेडी हमारे फेज पे वो 1 साल पहले थे। अब उनको पता है कि कैसे चीज़ें चलानी है, कैसे सिचुएशंस हैंडल करनी है, तो वो अब हमें पास करेंगे वो इन्फॉर्मेशन, तब हम जाके कुछ सीखेंगे, अच्छा करेंगे। बढ़िया बढ़िया। अभी तक गेम्स रैली में कोई ऐसी कोई स्टोरी वगैरह हुई है, अभी कोई किस्सा वगैरह हुआ हो कि वेद शिंदे के साथ या आपके और साथियों के साथ? नहीं, रैंडम रैंडम कुछ ना कुछ मस्ती चल ही रही होती है, जैसे कि सुबह सुबह लगी हुई है लाइन ना आने के लिए, उसमें लाइन में झगड़ा ये सब हो रहा होता है। उसके बाद मेस में जब खा रहे होते तो बातें, और बर्थडे पे तो होता है, बहुत कुछ होता है, आगे जो पता चलेगा। एक्सपेक्टेशंस थी एक एम्स हाँ। को लेकर, नीट के हर हम्म, स्टूडेंट की जो हम्म, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, हम्म। वो अभी आपने देखा कि कंप्लीट हुई हैं आपकी? मतलब जो हमने एम्स को नीट से पहले देखा था तो वही था, वो जो यूट्यूब वीडियोस हम देखते हैं कि ये स्विमिंग पूल है, ये यहाँ पे लेक्चर हॉल है, ये ऐसा दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे एक्चुअल में आते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वो तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो कि उसमें नहीं दिखाई गई हैं, बहुत कुछ है जो कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन भी है, बहुत बढ़िया है जो कि। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मतलब एक तरीके से जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज होता है स्टूडेंट्स का, वो अगर उसकी डेफिनेशन एम्स दिल्ली को दी जाए तो वो उसको आप कैसे मापना चाहोगे कि बहुत बढ़िया? बिल्कुल, मतलब ड्रीम मेडिकल कॉलेज जो सेलेक्ट कर रहे हैं एम्स दिल्ली को, बिल्कुल वो आपके ड्रीम्स को जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उनको तो फुलफिल करेगा, उससे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है वो। नाइस नाइस नाइस। तो यार बढ़ते हैं आपकी प्रिपरेशन जर्नी की तरफ थोड़ा सा। तो एम्स दिल्ली से निकल के अब चलते हैं उस टाइम पे जब एम्स की तैयारी चल रही थी। सो आपने तैयारी कब से शुरू करी, कौन से साल से? मैंने तैयारी शुरू की थी 11th-12th, मतलब 24 तो 22। 22 में आपने तैयारी शुरू करी थी। तो मतलब आपका कैसे आया दिमाग में कि यार MBBS करना है और डॉक्टर बनना है और एम्स दिल्ली जाना है मेनली? मेरे फादर भी डॉक्टर है, तो मतलब स्टार्टिंग से ही इंक्लिनेशन थोड़ा थोड़ा था कि हाँ ये लाइन में जाना है। साइंस में इंटरेस्ट भी था, ठीक है। उसके बाद मैंने ओलंपियाड वगैरह भी दिए थे, तो उससे मेरा दिमाग चले गया था कि हाँ मेरे को नीट देना है, डॉक्टर बनना है। मतलब ओलंपियाड दिए थे, मतलब उसका कनेक्शन इस तरीके से आपने शायद एक बार बताया भी था हमें कि आपने काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 10th या 9th में दिए थे। सो वो क्या स्टोरी थी? एक्चुअली 9th के टाइम हमारे कोविड आ गए थे, तो कोविड जब आ गए तो उसके बाद हुआ क्या, साइंस में मेरे को इंटरेस्ट था, मैंने 1 महीने में साइंस वाली किताब ख़त्म कर दी। उसके बाद मैं बैठ के बोर हो गया कि अब क्या पढ़ें ठीक है। तो अब उसके बाद मैंने देखा कि कुछ ओलंपियाड करके एग्ज़ाम होते थे, पहले उसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरे को पता चला ओलंपियाड होते हैं। तो एक NSE-JS करके मैंने जूनियर साइज ओलंपियाड दिया था, जिसके लिए मतलब पढ़ाई वही PCB पढ़नी होती है, ठीक है। वो मैंने दिया था, उसमें मेरे आए थे 15 आउट ऑफ 240, ठीक है। मतलब वो हाँ, ये कैसे हुआ? हाँ, तो 3 महीने की कुछ प्रिपरेशन थी। उस टाइम पता ही नहीं था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं, कुछ भी ओरिएंटेशन नहीं था कि हाँ लेक्चर होते हैं, नोट्स होते हैं, कुछ भी नहीं पता था। तो उस एग्ज़ाम में मेरे आते 15 आउट ऑफ 240। उसमें मैंने सीखा कि पढ़ना कैसे है। वो एग्ज़ाम मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। उसके बाद जब 10th था तो मैंने बोर्ड्स भी थे, और लेकिन मैंने सोचा था कि मैं ओलंपियाड भी साथ में दूंगा। तो मैंने वापस NSE-JS के लिए वापस प्रिपरेशन की थी, लेकिन उसके बाद बोर्ड्स का बहुत प्रेशर बनता है कि हाँ बोर्ड्स आ गए, मार्क्स चाहिए। तो उस चक्कर में मैंने बीच में छोड़ दिया था। लेकिन मेरे को पता चल गया था कि पढ़ना कैसे, दिमाग क्लियर था कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे पढ़ते एक तरीके से जो तुम्हारी ट्रेनिंग थी नीट में किस तरीके से पढ़ना है, वो वहाँ से स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। सही सही सही। तो फिर नीट में जब 11th क्लास में तो आपने कैसे स्ट्रैटेजी बनाई, कहाँ से क्या क्या रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, क्या कोचिंग करनी है, कहाँ से करनी है, तो क्या किया वो? मैंने आकाश सिलीगुड़ी से कोचिंग की थी। जो ये क्लासरूम कोचिंग होती है वो मैंने ली थी, क्योंकि उससे डिसिप्लिन बना रहता है कि आप लगातार जाएंगे, वहाँ पे टेस्ट होंगे, वहाँ पे लगातार लेक्चर्स होंगे, तो आपका लगातार पढ़ाई में डिसिप्लिन बना रहेगा। फिर उसके बाद कुछ समझ नहीं आता था, तो उसके लिए मैंने अलग से लेक्चर्स वगैरह भी ले रखे थे, PW वगैरह के। और बाकी नीट प्रेप के तो मतलब ऑथेंटिक क्वेश्चन से तो प्यार ही हो गया था, मतलब मैं इसलिए नीट प्रेप तो पक्का था। मैंने कितने 46,000 क्वेश्चंस किए थे, MCQ 46,000 क्वेश्चंस किए थे आपने नीट प्रेप के टारगेट वाइज से। बढ़िया यार बढ़िया। मतलब आपने 46,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। एक मैं ये समझना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि एक आम बच्चा है
उसको अगर नीट की तैयारी करनी है हम्म, तो अगर उसके लेवल से सोचा जाए 46 क्वेश्चन तो बहुत पहाड़ दिखाई देते हैं। हाँ बिल्कुल। या फिर जो भी आपने अपने तरफ से प्रैक्टिस किया, हाँ। टेस्ट कितने दिए थे आपने? टेस्ट मेरे 200 टेस्ट का शेड्यूल बना हुआ था नीट प्रेप में, वो दिए थे। उसके बाद आकाश के तो दिए ही थे। आकाश के भी दिए हाँ। थे। तो उतना सब कुछ करना हम्म। एंड देन आकाश के मॉड्यूल्स भी सॉल्व किए होंगे ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल, वो भी थे। वो भी सॉल्व किए एंड उसके बाद नीट प्रेप का भी मटेरियल आपने सॉल्व किया। हाँ। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए अपने आप को तैयार कैसे किया आपने? देखिए, बात आती है इसमें कि सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन की, मतलब मैं जब से स्टार्ट किया था ना 11th पे, मेरे को पता था नीट नाम का एग्ज़ाम है, इसमें बैठना है, इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, एक अच्छा कॉलेज लेना है, इतना पता था। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ एम्स दिल्ली भी टारगेट कर सकते हैं। तो हुआ कि मतलब ये जो 46,000 पहाड़ लग रहा होगा अभी, इतना कैसे कर लिया, इतने टेस्ट कैसे दे दिए। बात है कि आपको लगातार उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी जो सब बोलते हैं वो तो करना ही है। उसके बाद डिटर्मिनेशन के बिना तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप देखोगे आपके शेड्यूल में एक दिन में 2 टेस्ट दिए हुए हैं, तो उसी टाइम में लगता है कि अरे कैसे होगा, नहीं करता हूँ, एक टेस्ट भी बहुत है, हफ्ते में एक टेस्ट दे दूंगा। तो वो फीलिंग्स को साइड रखेंगे, दिमाग जब तक जगह पे नहीं होगा ना कि हाँ पढ़ना है, निकालना है, अच्छा करना है, तब तक बहुत मुश्किल है, तब तक पहाड़ लगेगा। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे 50 MCQ, 100 MCQ, 200 MCQ, आपका स्पीड बढ़ेगा, सब कुछ सही से होगा। अच्छा, माइंडसेट। तो आप आप जो तैयारी करते थे उसमें आपने आकाश ज्वाइन किया था, क्लासरूम रेगुलर कोचिंग थी? हाँ रेगुलर कोचिंग थी। और स्कूल आपका? स्कूल भी मैं जाता था। स्कूल भी जाते थे। तो स्कूल, कोचिंग, फिर सेल्फ स्टडी कैसे मेंटेन करते थे? तो सबसे पहले तो स्कूल के बाद होते थे हमारे आकाश के लेक्चर्स, तो 4 to 8 4 days a week होता था। 4 to 8 4 days a week। हाँ, तो वो होता था। तो स्कूल के टाइम में तो हम स्कूल का ज़्यादा कुछ खास नहीं पढ़ते थे, वही आकाश के मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। उसके बाद आकाश गए, लेक्चर लिया। उसके बाद आकाश आधे 1 घंटे में उसका रिवीजन किया, जो भी आज नोट्स जो भी पढ़ाए गए वो टॉपिक वगैरह पढ़ा। उसके बाद एमसीक्यू करने पे आ गए कि हाँ ये बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस रात भर किया, उसके बाद नेक्स्ट दिन वापस। और यही चीज़ 2 साल रिपीट पे जब चलता है तो कितने सिंपल तरीके से बोल दिया, रात भर एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, उसके बाद अगले दिन चल दिए दोबारा से सेम प्रोसेस को रिपीट करने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। अब एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, सेल्फ स्टडी का आपने बताया कैसे करते थे, उसके बाद क्या नाम है, आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, सारी चीज़ें जो नीट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थी। बट कभी कुछ ऐसा लालच में भी फंस गए कि मतलब यार किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और उस टॉपिक पे लग गए, कि मतलब लग ही गए कि उसमें पढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में एक रिसर्च माइंडसेट आ जाता है। वैसा कभी कुछ हुआ क्या? नहीं, एक्चुअली इसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे कपिल सर जब वीडियोस बनाते थे उसमें हमेशा वो बोलते थे कि नीट में इतने चैप्टर आएंगे, सबके सब आने चाहिए तुम्हें, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में किंग कॉन्ग हो, ठीक है। तो ये बात मेरे दिमाग में फिक्स थी कि किंग कॉन्ग सब में नहीं बनना है, जितने सवाल हैं उतने फिक्स करो, आगे बढ़ो। नाइस। तो वही गोला मारो आगे बढ़ो वाली स्ट्रैटेजी जो है वो कपिल सर की, वो वहाँ काम आ जाती है। बढ़िया बढ़िया। तो यार अगर आप लोगों को कपिल सर की बातें जो हैं पसंद आती हैं, अगर आप लोगों को भी सक्षम की तरह नीट क्लियर करना है और आप लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रैक्टिस सोर्स जिसको टॉपर्स रेकमेंड करते हैं, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीट प्रेप के टारगेट बैच का लिंक दिया गया है, जाके आप लोग टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जाइए, फॉर्म फिल कीजिए, कोई आपको टीम से कॉल करके सारी डिटेल्स दे देगा। पहले 50 बच्चे जो फॉर्म फिल करेंगे उनको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं यार प्रिपरेशन जर्नी में कभी सेम प्रोसेस आप रिपीट कर रहे हो। हाँ। पूरे 2 साल रिपीट करना है। हाँ। यार तो और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नीट क्लियर किया है। बिल्कुल। तो 2 साल में जब हम इस प्रोसेस को करते हैं, डेली करना है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी हमारी लाइफ में आता ही आता है। बिल्कुल। तो उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे मतलब टैकल करते थे, प्लस किस तरह का डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में था? एक तो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन तो सबकी लाइफ में, वो वर्ड कर ही नहीं सकते। और क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस थे? तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस क्या थे?
तो डिस्ट्रैक्शन हो गया, जैसे कि अब घर में है, घर में भी कभी कभार कुछ चल रहा होता है। मैंने घर में रह के पढ़ाई की थी, तो घर में कभी फंक्शन हो गया किसी का, एक तो फंक्शन वगैरह के लिए इनविटेशन आता रहता है, तो वो एक अलग हो गया, उसको तो आप अवॉइड कर सकते हैं ना बोल के। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी मिस किए थे, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा हो जाता है कि जैसे कि आपके दोस्त हैं, तो दो तरीके के दोस्त हो सकते हैं। एक मोटिवेट कर रहे कि भाई पढ़ निकाल कुछ कर, एक होते हैं कि भाई खेलने आते हैं। एक उसमें, हाँ, तो उसमें मेरा जो दोस्त था, ठीक है, हम खेलने जाते थे मूड फ्रेश करके, 2 घंटे में वापस। ब्रेक पे भी ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो हम बस, हमें पता था कि हम इस टाइम खेलेंगे, उसके बाद हम पढ़ने पे लग जाएंगे। बेसिकली वो चीज़ थी कि ब्रेक के टाइम पे पूरा दिमाग में ये नहीं चल रहा होता था कि यार आज मुझे बायोलॉजी के इतने क्वेश्चन करने हैं या मुझे फिजिक्स का ये वाला चैप्टर करना। ब्रेक के टाइम पे ब्रेक है, हाँ, और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई चल रही है। हाँ हाँ, हम आराम से 2 घंटे वॉक करते थे, फ्रेंड कभी फुटबॉल खेल लिया, कुछ खेल लिया, उससे रिफ्रेश हो गए, वापस आके पढ़ाई की। तीसरा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, उसको तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, आपका नोकिया हो तब भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब हर जगह कहीं ना कहीं से तो आपको एक स्मार्टफोन, कहीं से कहीं आपको पता चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है। आप घर पे बैठे हैं लेकिन सामने से कोई बता देगा आपको कि क्या हो रहा है। Nice. तो आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, आपको बस उसका सही यूज़ करना है, ठीक है। अब नीट प्रेप भी ऑनलाइन है, आपके साइड में इंस्टाग्राम का ऐप है, यहाँ पे नीट प्रेप का ऐप है, आप चूज़ करो क्या चलाना है। सही यार, ये तो बहुत सही चीज़ है। मतलब चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या चलाना है, और आपके सामने एक पढ़ाई का ऐप है, एक आपके सामने इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम चला रहे हो। टीम भी बैठे बैठे यहाँ पे इंस्टाग्राम चलाती रहती है। वही काम है सब लोगों का। हम लोगों ने बात करी है अभी आपकी प्रिपरेशन के बारे में, और बात करी है आपके डिस्ट्रैक्शंस के बारे में कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करते थे। अब मुझे ये बताओ कि आपकी प्रिपरेशन में आपने क्या ऐसा अलग किया जिसकी वजह से सक्षम अग्रवाल अभी एम्स दिल्ली में है, और क्या एक ऐसी चीज़ है जो अभी के एस्पिरेंट शायद मिस कर जाएं, जिससे शायद उनका कट ऑफ जो है वो क्लियर ना हो अगले साल। कुछ चीज़ें जो अलग की, उसके अंदर आता है जैसे कि फिजिक्स की एनसीईआरटी, उसको नेगलेक्ट करते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल पॉइंट्स निकलते हैं जो कि बहुत रेलेवेंट हैं, जो कि आप पढ़ते नहीं है लेकिन वो आ सकती है एग्जाम में कभी भी, जो कि शायद इस साल हुआ भी है। हाँ, इस साल तो एग्जैक्ट लाइन में हल्का सा चेंज हुआ, बस फंस गए थे उसमें, मेरा खुद सवाल फंसा हुआ था। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, ये एक अलग पॉइंट हो गया। दूसरा बात तो यही हो जाता है कि एमसीक्यू और टेस्ट लगातार देने होते हैं, उसके बिना तो कर ही नहीं सकते आप। और मतलब ये 2 मेजर चीज़ थे। और टेस्टिंग रेगुलर टेस्ट है, मतलब आपको देना है। मतलब रेगुलर आप कितना उसको मानते हो कि रेगुलर में वीकली है, मंथली है, या बाई वीकली है? फेज वाइज डिपेंड करता है। जैसे आप 11th में हो तो अब बाई वीकली भी ठीक है, मंथली भी ठीक है। फिर 12th में आते हो तो अब आप धीरे धीरे वीकली की तरफ शिफ्ट हो अपने 12th के एंड होते होते। फिर उसके बाद तो जैसे लास्ट 3 महीने होते हैं, तो अब जैसे आपका सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है उस हिसाब से ट्राई करो कि वीकली 3 टेस्ट, फिर रोज़ 1 टेस्ट तक भी जा सको। सही। तो मतलब कि बेसिकली जितना जितना प्रिपरेशन में आप एग्ज़ाम के करीब आते जाते हो, उतना ज़्यादा प्रिपरेशन जो है वो खतरनाक होती चली जाती है, कि मतलब आप उसको एक लेवल आगे बढ़ाते जाते हो। सही। तो यार बायो की एनसीईआरटी के बारे में काफ़ी सारी बातें होती हैं कि अभी थोड़े टाइम पहले वेद शिंदे भी आए थे आप ही के बैच से, तो उन्होंने बताया कि 12 बार तो उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। सो आपने कितनी बार पढ़ी थी? मेरे को याद भी नहीं इतने बार पढ़ी थी। तो यार सेम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब कैसे पढ़ लेते हैं इतनी बार एनसीईआरटी? अगर कोई नया बच्चा एनसीईआरटी खोल के बैठता है, ठीक है, तो किसी को भी एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। और जिस तरीके से स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, स्कूल्स में तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि मतलब एक चैप्टर पूरा 1.5-2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको चैप्टर की क्या ही तैयारी कंप्लीट होती है, पढ़ा दिया, क्वेश्चंस कर लिए, ख़त्म, ठीक है। तो उस पेज पे पढ़ना प्लस नीट की तैयारी करना, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। बिल्कुल। तो कैसे आपने वो चीज़ आइडेंटिफाई करी कि किस तरह से आप एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ोगे? अभी तो आप शायद गिन भी नहीं पा रहे हो। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं गिन पा रहे। तो कैसे किया आपने ये? तो ये इस तरीके से होता है, सबसे पहले तो आप स्टार्ट करते हो बायो एनसीईआरटी, पहली बार पढ़नी है, लेक्चर में पढ़ाया सर ने, अब आप पढ़ोगे घर आके। तो पहली बार पढ़ोगे तो जितना आपको समझ आ रहा है उतना आएगा, फिर 2 बार पढ़ो। वो जो इतने बार पढ़ रहे हैं ना, उसका इम्पोर्टेंस ये है कि
उसके बाद जब आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे आपका दिमाग अलाइन होता है कि बायो की एनसीईआरटी में से आप खुद क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर लगते हो, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे ये लाइन पढ़ी, इसका ऐसे सवाल बन सकता है। तो इतने बार पढ़ने का ये मोटिव होता है। उसके बाद धीरे धीरे होता है कि जैसे कि मेन चीज़ तो है क्वेश्चन बनाना। तो जब जैसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते तो आपको पता चल जाता है ये वीक एरिया बायो में, तो अब आप बार बार जाके पढ़ रहे होते हो। जैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, एवोल्यूशन के जो चार्ट्स होते हैं वो सब बायो एनसीईआरटी में ऐसे जो लगातार भूल सकते हैं हम लोग। तो बार बार उसके कारण पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल लिखेगा एनसीईआरटी में, इतने उसको ध्यान से डिसाइफर करना पड़ता है उसको, उसलिए बार बार पढ़ना पड़ता है। सही 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 सही। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, जैसे अभी आपने फिजिक्स के बारे में बताया कि फिजिक्स का जो एनसीईआरटी है उसमें से अभी बहुत तगड़ा क्वेश्चन फंसा था इस बार। एक चीज़ और भी आएंगे अभी कि ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी की जो बात है उस पर भी बात करेंगे। पर एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, फिर भी लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि यार वो एनसीईआरटी से पढ़ा जा सकता है। फिजिक्स की एनसीईआरटी में कई बार ये देखा गया है कि यार कोई एच.सी. वर्मा लगा रहा है, ठीक है, कोई प्रदीप या एस.एल. अरोड़ा, काफ़ी किताबें हैं, ठीक है, तो रिफ्रेशर्स से पढ़ रहे हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है वो दो सब्जेक्ट्स की भी एनसीईआरटी को पढ़ना, और किस तरह से पढ़ सकते हैं उसको, क्योंकि बायो की तो आप वर्ड बाय वर्ड एंड टू एंड पढ़ रहे हो ही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या अप्रोच रहती है? फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये अप्रोच रहता है कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि सवाल क्या बना सकते हैं आप। जैसे आप फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, लंबा सा कैलकुलेशन दे रखा है, वो क्यों पढ़ोगे आप? वो स्किप करो, निकलो, देखो कि सवाल बना कि नहीं बना। उसमें आप ऐसा पॉइंट ढूंढने का ट्राई करो जो आपको लेक्चर, आपके मॉड्यूल या जो भी सवाल में आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन वो फैक्चुअल कुछ है और वो इम्पोर्टेंट है। वो यूजुअली एनसीईआरटी बोल्ड में आपको दे भी देती है, जो कि वो सही में छाप भी देंगे। उसके बाद समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर हो गए, पीछे कुछ एमसीक्यूज दिए होते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज में, वो इग्नोर हो जाते हैं। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फिजिकल की एनसीईआरटी भी सेम ही है करीब करीब। कुछ चैप्टर्स में तो वो आ भी रहा अब तो एमसीक्यूज में, वो हो गया। तो बोरियत लगती है, हाँ पता है मेरे को, बहुत चीज़ें ग्राफ बना दिया है नीचे, उसके कैप्शन कुछ डाल दिया है, समझ नहीं आ रहा, मतलब अच्छा नहीं लगता देख के, उसके फॉन्ट ही अच्छे नहीं लगते, ठीक है। लेकिन 3 चीज़ बताई मैंने, समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर और वो जो बोल्ड वाले पॉइंट्स होते हैं, वो तो कम से कम पढ़ के जाना। और उसके सिवाय जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बीच बीच में एनसीईआरटी देती है वो आपको हिंट कि यहाँ से सवाल आएगा अगले साल। नाइस नाइस। तो मतलब ये मतलब जो बंदा एनसीईआरटी पढ़ेगा, हाँ, उसको ही समझ आ सकता है कि ऐसा नहीं कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, आपने कुंजी खरीद ली और कुंजी में से पढ़ के तो उससे नीट क्लियर नहीं हो सकता है। नहीं, उससे नहीं हो सकता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। नाइस। अच्छा, एक ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी का जो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ चलन में, तो आपके हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए? ओल्ड वाली एनसीईआरटी जिनके पास हैं, जिनके पास थोड़ी पुरानी भाई बहनों की भी पड़ी हुई हैं, वो पढ़ें या फिर अपना नया सेट खरीद के लेकर? नहीं, न्यू खरीदे, क्योंकि जो पुराने में जो कुछ ऐसे एरर्स हैं जो कि एकदम ही बिल्कुल ही गलत है। एक एग्जांपल दे सकता हूँ, रेस्पिरेशन में पुराने एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 2 H+ निकलेंगे तब 1 ATP बनेगा, तो वो चेंज हो गया नए एनसीईआरटी में, तो वो देख लेना। और उसके बाद एक एक्सक्रीशन में भी एक आयन का गड़बड़ है, PCT या DCT ऐसा कुछ में, तो वो भी आप देख सकते हो उसमें। न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़े इसलिए। नाइस नाइस नाइस। तो अब आप लोग न्यू एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करें, ऐसा ना हो कि मतलब आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो और बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत हो जाए आप लोगों को। वैसे इस साल अगर ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी के डिबेट की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं इस साल उसके अराउंड। हाँ, तो एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, पढ़ाई की बात हो गई, आपकी स्ट्रैटेजीज़ की बात हो गई, अब जो पढ़ाई के बाद का टाइम आया, 5 मई के बाद का टाइम आया, 5 मई के बाद आया 4 जून का टाइम। तो एक्सपेक्ट किया था कि रिजल्ट इतना जल्दी आ जाएगा हमारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 14 जून के हिसाब से था हम तो। 14 जून के हिसाब से थे। सो क्या रिएक्शन था उस टाइम 4 जून को जब रिजल्ट आया? 4 बजे या 5 बजे के करीब था शायद। एक्चुअली मैं उस दिन मैं गया हुआ था अपने टीचर से मिलने, ठीक है, अपने कोचिंग में ही, ठीक है। तो मैं सुबह सुबह गया, शाम तक रुका हुआ था वहीं पे। शाम को एकदम से पता चलता है रिजल्ट आया। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट आया। तो स्टार्टिंग में तो लोड ही नहीं हुआ, उसमें लग रहा है कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद लिख के आता है 1.24, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि EIR 1 आ जाएगी,
नाइस यार, नाइस। मतलब हाँ, तो वो बहुत खुश थे, उसका फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। सब स्टाफ मेंबर, सब फैकल्टी मेंबर, सब के साथ पूरे कोचिंग में ले गए। उसके बाद पेरेंट्स आए थे वहीं पे। फिर उसी में अर्जेंटली उन्होंने वो ढोल वगैरह का भी अरेंजमेंट किया था, तो एक सेलिब्रेशन हो गया था वहाँ एक पे। सेलिब्रेशन हो गया। हाँ ये कहाँ की बात है? आकाश की बात है। हाँ, 4 जून को 4 शाम। जून को। बढ़िया बढ़िया। फिर उसके बाद कॉल वगैरह आए थे, न्यूज़पेपर, मतलब 3 दिन में मैंने 10 इंटरव्यू दिए थे उसके बाद। 3 दिन में 10 इंटरव्यू हाँ, दिए थे? एक आधा इंटरव्यू तो हमने भी नीट देखा प्रेप के ही थे। यार। एक नीट प्रेप का इंटरव्यू था जो हाँ। कपिल सर ने लिया था। कपिल सर दिल्ली पुलिस से कुछ परमिशंस भी ले रहे हम्म। थे। तुम लोग जाकर एक बार देखना, बहुत फन इंटरव्यू है। आज तो तुम अपने कॉलर ऊपर कर सकते हो। हाँ। ये वाला रेफरेंस तुम्हें उस इंटरव्यू में समझ आएगा। काफी सही, काफी सही, काफी सही। तो यार उसके बाद जो हुआ, मतलब 4 जून की रात से ही वो सारी चीजें स्टार्ट हो गई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? मतलब कि पता तो चला कि आपका हाँ। AIR-1 आया, 720/720 आया, बट उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ये निकल के आने लगी कि 67 बंदे हैं जिनका AIR-1 है। सो दिमाग में कहीं था कि कहीं एम्स दिल्ली स्लिप ना हो जाए? बिल्कुल लग रहा था 67 है, तो मैं 1.24 जब पता चला तभी शांति मिली कि हाँ ठीक है अब 1.24 का मतलब कि आपको मिल जाता है। अगर 1.55 1.67 होता तो उसमें भी चांस था कि शायद नहीं मिलता। मतलब कि AIR-1 के उसमें भी नहीं बन मिलने रखे वाला था थे इस साल। कि उस बार नहीं होगा। बहुत मीम्स भी चल रहे थे वैसे उस टाइम पे। देखे थे आपने वो वाले मीम्स? हाँ, 718 19 718 19 तो वो और तो उसके बाद अलग। 67 89 टॉपर। कौन सा बोल रहा 67 टॉपर्स जो थे, हाँ। जो एक वो था कि एक स्टूडेंट होता है, वो अपने चेक करता है अपना रिजल्ट, देखता है 720, अच्छा। कहते हैं इस बार एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। क्यों? 67 टॉपर्स है। तो घर वाले उसको ही बोलने लगते हैं कि तुम ही नहीं कोई कमी कर रही हो। 720 लाने के बाद अब और क्या करूं हाँ, भाई। 720 तो आ गए। तो उस टाइम फिर उसके बाद जितनी भी कोर्ट की हियरिंग्स हुई, उसके बाद रीनीट का जो पंगा चल रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? दिमाग में क्या चल रहा था, तो उस टाइम तो पहले तो ये सब हो गया कि हाँ यार उन पे चढ़ गए हैं, ठीक है। उसके बाद पता चल रहा है रीनीट होने वाला एकदम से, ठीक है। तो रीनीट को लेकर तो इतना घबराहट हुआ था कि 1 हफ्ता तो मैंने पढ़ाई की थी कि हाँ शायद रीनीट हो जाए तो पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद नहीं सहा गया, मतलब 2 साल पढ़े हैं, कितना वापस पढ़ेंगे। 2 साल पढ़े हैं, प्लस फिर उसके बाद 5 मई से लेकर 4 जून के बीच में जो हाँ गैप आया, उसमें भी गैप था, उसमें पढ़ाई छूटी पड़ी है। उसमें पूरी पढ़ाई छूटी पड़ी, पूरा हाँ। मोमेंटम खराब हो जाता है उसमें। हाँ, उसमें घूम रहे, इधर गए उधर गए, तो सब कुछ है ही नहीं। वापस पढ़ना हो गया एक तरीके से 2 महीने में, मतलब जितना भी टाइम देते वो कंप्लीट करो। नाइस। 4 जून के बाद जो भी चीज़ें हुई उसमें रीनीट की आपने बताया कि नहीं था मन, तो दिल तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल रीनीट नहीं था। देने का। बट उसके बाद फिर वो चीज़ें निकल के आ रही थी कि नीट के पेपर में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। हाँ। वो सब सुन के कैसा लग रहा था कि यार आप लोगों ने तो वैसे मेहनत करी है कि इतने सारे क्वेश्चंस किए, इतने सारी चीज़ें करी, इतने टेस्ट दिए, इतना मतलब 2 साल अपने पूरे लाइफ के उस एग्ज़ाम को दे दिए, बट उसके बाद ये सारी चीज़ें निकल के आई। तो उस टाइम पे फीलिंग्स कैसी थी? उस टाइम फीलिंग तो थी कि अब 720 भी ले आए, सब ले आए, अब क्या बात का हम इससे जूझ रहे हैं, हमारे साल ही ये सब होना है, तो ये सब टाइप की बहुत फीलिंग थी। फिर अब किसी से भी बात करो सबका अपना अलग था। 650 है तो वो अलग चीज़ के लिए रो रहे हैं, हम अलग चीज़ के लिए रो रहे हैं। ये भी सही है। हाँ। कि जिसके बेचारे के 600 हाँ। 650 से नीचे जो 600 से 650 वाले हैं, जो खुद को सेफ स्कोर एक मान रहे थे शायद, उनका बेचारों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कि उनको तो कॉलेजेस मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। सही सही सही। क्योंकि कट ऑफ इस बार 654 के करीब था शायद, जो जनरल के लिए, बाकी कॉलेजेस के लिए भी हो। तो ये तो हुई रीनीट की बातें, उस टाइम पे कैसा चल रहा था। बट एक चीज़ हुई थी कि जब आंसर की आई थी तब आपके कितने मार्क्स थे? 715। 20 थे नीट प्रेप के आंसर की से, तो नीट प्रेप के आंसर की से 20 आ गए थे, 720 आ गए थे। उसके बाद रिजल्ट में भी 720 थे। हाँ नहीं, पहले तो 715 थे। पहले 715 थे? नहीं, आंसर की के हिसाब से 715 थे। आंसर की के हिसाब फिर से आंसर की चेंज हुई तब 20 हो गए। तब 20 हो गए। फिर रिजल्ट भी आ गया 720 पे। तो फिर जब फाइनल वर्डिक्ट आया, फिर जब वो क्वेश्चन एक कैंसिल करवा दिया गया, तो उसके बाद जब मार्क्स कम हुए तो कुछ ऐसा था कि दिल में कि यार अब क्या होगा, अब कैसे, कौन सा कॉलेज मिलना है अब, या कहाँ जाना है, ये कुछ था दिमाग में?
जैसे कि जब कोर्ट के हियरिंग्स होते थे तो उस टाइम तो दिमाग एकदम से वो रहता था कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। मैंने तो कोर्ट हियरिंग्स देखे हैं, मतलब खाली बैठे थे ठीक है, कोर्ट हियरिंग्स देखे हैं, उसमें भी फनी होता था, पता नहीं कैसे बहुत दोस्तों के funny साथ था। देखते थे बहुत ही मैं लिटरली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी देखे। हाँ लास्ट वाला जिस दिन वर्डिक्ट आया हाँ। था उस दिन तो बहुत ज्यादा फनी हाँ। एलिमेंट्स हुए थे। तो वो हम देखते थे, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, हियरिंग पे हियरिंग। तो उस टाइम थोड़ा बीच के जो दिन होते थे उसमें टेंस रहते थे, हियरिंग वाले दिन ऐसे। तो उसके बाद जब उन्होंने बोल दिया ना कि आंसर की अब चेंज होके वापस घटाएंगे मार्क्स, तो उसके बाद लगा था अब तो बहुत मुश्किल है। अब तो पहले से ही पता है 720 पे 67 है, अब मेरे मार्क्स 715 होने वाले हैं। 715 पे खुद 100 और लोग हैं। अब रैंक मेरी किधर जाएगी किसी को कुछ पता ही नहीं। एक दिन पहले AIR 1 थी, 720 था, एम्स दिल्ली फिक्स था। अब ना AIR 1 फिक्स, ना एम्स दिल्ली फिक्स, कुछ फिक्स नहीं है। अब कि किधर जाओगे, अब हवा में लटक रहा आप। तो फाइनली एम्स दिल्ली मिला कैसे फिर? एम्स दिल्ली मिला कैसे फिर, उसके बाद जब री रिजल्ट हुआ उसमें मेरी रैंक आ गई थी 46। तो मस्त बात यह है कि एम्स दिल्ली में जनरल के 46 सीट ही हैं, मेरी रैंक 46। हाँ बहुत सही यार। 2 रैंक आगे जाती तो मैं तुम हाँ, मतलब 47 भी अगर रैंक होती हाँ, तो गए थे। 47 इसलिए आगे क्योंकि जिपमर था एक बीच में। जिपमर था बीच में, सही। अच्छा, एक बंदा जिपमर चला गया। हाँ, तो इसलिए उसको मिल गया, नहीं तो उसको भी नहीं मिलता। अच्छा, 47 भी इसलिए आ पाया। हाँ भाई ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब कहीं ना कहीं से मतलब बच तुम्हें गए। एम्स दिल्ली मिलना भी तय था। हाँ कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ लिख दी गई थी कि एम्स दिल्ली पे हमारा एक सोशल मीडिया वाला भाई कह रहा है भाई लकीरों पे लिखा हुआ था भाई एम्स दिल्ली जाना है। सही है। तो फिर एम्स दिल्ली आने के बाद कैसा था, एक राहत की सांस ली कि हाँ? बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो उस दिन हम गए थे बाहर पार्टी की दोस्तों के साथ, रात भर बात कर रहे कि एम्स दिल्ली मिल गया, फाइनली मिल गया। इतने दिन से लग रहा था नहीं होगा, क्या होगा। मतलब सही में बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी एकदम से। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ने मतलब फिर एक बहुत सीरियस बात ये भी पूछनी है कि फिर दोस्तों ने मतलब कितना खर्चा कराया पार्टी पे? याद है 3000 रुपये थे। क्योंकि देखो इस टाइम पे तो तुम्हें लूट लेना चाहिए था। लूट ही लिया था। मतलब हम तो बस बैठे हुए थे, उसके बाद एकदम से आता है रिजल्ट कि हाँ तेरे भाई 46 हो गया है, तो मिल रहा है एम्स दिल्ली। तो बस खुशी के नाम पे बोला अब तो पार्टी है। अब तो पार्टी है। स्प्लिट होने वाला था, मेरे ऊपर बिल फट गया। स्प्लिट क्यों हो रहा था ये बताओ। नहीं, हम तो ऐसे ही गए थे कि चलो खा के आते हैं। खा के आते हैं। ऐसे मामलों में ना कभी स्प्लिट होता नहीं है। हाँ भाई। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार। तुमने मतलब एम्स दिल्ली क्रैक किया है हाँ। और फिर तुम ये एक्सपेक्ट करो कि स्प्लिट होगा। नहीं, मतलब पहले नहीं था, बीच में जब हम खा रहे तब न्यूज़ आई है ये। नाइस। सोचो कि तुम पार्टी, तुम कंट्री के उसमें गए हो और न्यूज़ आ गई है और खत्म, अब सारा पे आप करेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो फिर एक चीज़ मेरे को ये भी जाननी है यार, एक बहुत ही इंडिया में एक चीज़ ये बहुत होती है कंपैरिजन का फैक्टर। तो आपको किसी से कंपेयर किया गया था कि फलाने के बच्चे जो हैं वो इस तरह से तैयारी कर रहे हैं? आपको इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन में इस चीज़ का कभी सामना करना पड़ा? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे इस मामले में। मतलब बहुत चिल थे। ऐसा कुछ नहीं था कि तुम्हें पढ़ना ही है दिन भर, कुछ भी ऐसा उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, मेरे को खुद से नीट देना, सब कुछ मेरे तरफ से। ठीक है, अब जो मैंने कर लिया उस पर अब कंपैरिजन बाकी हो कि फैमिलीज में चल रहा अब मैं पूछता हूँ, अब भाई ये बताओ तो तुम्हारे नाम से कितनों की जिंदगी खराब हुई है ये बताओ। 1 2 3 4 लिटरली गिन रहा है भाई। कल एक का कॉल आया था। वो तो क्या हुआ था उस कॉल में? उस कॉल में वो बस बता रहा था कि उसने तो बात छुपाई हुई थी कि मैं उसका भाई हूँ। फिर पता नहीं कहीं से किसी को पता लग गया, और उसके बाद पहले तो उसकी तारीफ हुई कि वाह वाह क्या हुआ है, उसके बाद उसकी खिंचाई शुरू हो गई है उसके स्कूल तो में। इस पॉडकास्ट के माध्यम से तुम हर उस बच्चे का नाम ले सकते हो जिसके आप भाई या बहन हो और जो कोचिंग में पढ़ता है, तो ताकि उसके सारे टीचर्स तक ये पहुंच जाए कि भाई सक्षम अग्रवाल फ्रॉम एम्स दिल्ली आपका कजन है। उनको रहने दीजिए। कितना गंदा आदमी हूँ मैं। कितना बेकार हूँ। नाइस। तो यार सक्षम, एक चीज़ अब ये बताओ, ये तो हो गई
नीट की बातें हैं, वो सारी बातें कि जिसमें मतलब कि टेंशन वाला माहौल था, डर का माहौल था हर जगह। अब ये बताओ 5 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में क्या किया? 5 तारीख से 4 तारीख तक क्या किया, ये भी बहुत बढ़िया कहानी है। तो 5 मई हो गया, उसके बाद एक हफ्ता का कुछ टाइम था, उसके बाद हम चले गए थे केदारनाथ। बढ़िया। जो 720 आए हैं, फाइनल आंसर की चेंज हुई है, वो सब का क्रेडिट हमने दिया। उसके अगले दिन बोला इतना जल्दी आशीर्वाद खींच लिया। अरे यार, भोलेनाथ भी बोल रहे होंगे यार मेरी क्या गलती। 15 दिन के ट्रिप पे गए थे। उसके बाद रिजल्ट तो 14 को आना था, लेकिन आप 1-2 दिन बाद गया आने के। फिर हमें लगा कि ये तो तुम्हारे साथ भी यही हुआ? हाँ, फिर लगा हमें कितना बढ़िया हो गया है। फिर लास्ट एनी हाउ अभी तक उन्हीं कृपा है जो 46 बच गए। भाई बहुत सही यार, बहुत सही। ये बहुत अच्छी बात है कि कृपा है भाई, बढ़िया। लास्ट टाइम वेद शिंदे का भी हमने ऐसे ही सुना था कि भाई 3 को गया गोवा घूमने दोस्तों के साथ, 4 को रिजल्ट आ गया, वापस आना पड़ा। सही है। तो फिर उसके पहले के फेज में क्या कर रहे थे आप? उसके पहले के फेज में मतलब 5 तारीख के बाद जब एग्जाम दिया, जब हाँ पूरा एकदम जोश में आया कि अब तो किताबें विताबें सब हटाओ, हाँ, थोड़ा रिलैक्स करने दो मुझे। 5 तारीख के बाद तो मैंने सोचा था वो जो होता है ना कि हम कुछ सीखेंगे नया नया, कुछ पढ़ेंगे, नीट मतलब किताबें वगैरह ऑनलाइन ढूंढ रहा था मैं 1-2 दिन MBBS की किताबें क्या है। फिर उसके बाद पता नहीं कैसे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया, कुछ मन ही नहीं कर रहा करने का। आराम से बस बैठे हैं, 4 बजे का इंतजार कर रहे हैं, फुटबॉल खेलने जाएंगे। सही। फोन पे टाइम पास चल रहा है, चले ही जा रहा है। तो बस समय काट रहे। नाइस। तो उस टाइम पे कुछ भी ऐसा कुछ प्रोमिनेंट नहीं किया कि जिसके कारण हुआ हो आपके कि यार ये वाला काम भरे पड़े थे जिसके लिए कि यार ये वाला काम करना ही करना है? नहीं, वो नीट के टाइम तो सोचते थे कि नीट का एग्जाम होगा, उसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ। मैं बताता हूँ, इसमें जब मोमेंटम तुम्हारा शिफ्ट होता है ना तो कुछ नहीं हो पाता। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉलेज फर्स्ट ईयर में जाते ही बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, ये वाली किताब पढ़ेंगे, वो वाली किताब पढ़ेंगे। करिकुलम में एक बार फिट हो जाने के बाद ना, या फिर थोड़ा बहुत रिलैक्स माइंड हो जाने के बाद कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी यार ये भी बताओ अब कि ये तो था रिजल्ट के बीच का फेज, बट सक्षम अग्रवाल एज अ पर्सन, उसको और क्या क्या पसंद है? नीट का एग्जाम तो एक तरफ है, पढ़ाई लिखाई एक तरफ है, और क्या क्या चीज़ें पसंद है? और क्या चीज़ें पसंद है? तुमने ये भी बताया कि बर्थडे पार्टीज में तुमको बहुत लोग इनवाइट किया करते थे कि ज़बरदस्ती की भाई सक्षम तो चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, उसके पीछे क्या कारण थे? उसके पीछे क्या कारण थे मतलब अच्छा नाम था। अच्छा नाम था, भाई की चौड़ है। ऐसी क्या बात है? तो बताओ थोड़ा उसके बारे में। तो बस कभी इनवाइट हो गया, बर्थडे पार्टी है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो मतलब बुलाते थे, जा नहीं पाते थे, लेकिन हम उस टाइम नीट की तैयारी कर रहे थे। नीट की पढ़ाई के अलावा और क्या क्या इंटरेस्ट थे आपके? नीट की पढ़ाई के अलावा इंटरेस्ट तो थे, जैसे कि नीट के बाद हम यूट्यूब चैनल खोलेंगे, ये सब सोचा था। ठीक है, उसके बाद जैसे भाविक बंसल है हमारे एम्स दिल्ली के सीनियर, तो उनकी बहुत बढ़िया कोरा पे प्रेजेंस है, तो उनको पढ़ते थे कोरा पे, क्या लिखते हैं उनके तरह बनने का ट्राई कर रहे थे। उसके बाद कोडिंग में इंटरेस्ट था, मूवी एनीमे वगैरह देखना शुरू किया था मैंने। एनीमे वगैरह में इंटरेस्ट था? कौन सा एनीमे देखा? मैंने वन पीस देखा था। खत्म कर दिया? 1000 एपिसोड देख दिए, वो जो भी जितना टाइम मिला। एपिसोड देख ली? सही है भाई, सही है। मैंने वन पीस देखा नहीं है, बट एनीमे फैंस के उससे सुनने को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा अत्यंत अथाह सागर है उसका, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा। अभी तक खत्म कहाँ हुआ है? अभी तक खत्म नहीं हुआ, चलते हैं। और क्या क्या किया उसके बाद? और उसके बाद जिम वगैरह किया था, जो कि थोड़ा इरेगुलर सही रहा। थोड़ा इरेगुलर सा रहा। फुटबॉल वगैरह सीखा था, फुटबॉल वगैरह सीखा था, हाँ, उस पर ध्यान दिया था। तो यार तुम्हारा म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है? हाँ, कीबोर्ड मतलब मैं वापस इसको परस्यू कर रहा हूँ, बीच में छूट गया था नीट के कारण। नाइस। एक जो सक्षम का वीडियो है ना, उसमें वो कीबोर्ड प्ले कर रहा है, हर घड़ी बता, अच्छा, वो वाला म्यूजिक प्ले कर रहा है ना, वो वाला वीडियो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो यार सक्षम,
थोड़ा और लाइट कॉन्वर्सेशन की तरफ चलते हैं। बताइए। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस टाइम जब उन्हें पता लगा कि यार एम्स दिल्ली एक तो मिल रहा है, हम्म, दूसरा AIR-1 था, हम्म। उस टाइम पे क्या रिएक्शन था? क्या रिएक्शन था, बहुत मतलब सबसे पहले तो बहुत खुश थे। मैंने पहली बार पापा को रोते हुए देखा था खुशी के आंसू से। ठीक है, वो तो आकाश में मतलब सबके सामने ही वो चल रहा था। ठीक है, उसके बाद 2-3 दिन जितना मैं बिजी रहा हूँ वो मेरे से ज़्यादा बिजी रहा। कॉल ही कॉल, कॉल ही कॉल। ठीक है, उनको कॉल आए जा रहे हैं, बधाइयाँ मिल रही हैं। ठीक है, मम्मी भी बहुत खुश, घर पे कोई ना कोई आ ही रहता लगातार, रिलेटिव हो गए, Nice. फ्रेंड्स हो गए, तो वो सब आ रहे थे बच्चे को भी लेकर आ रहे थे अपने रिलेटिव्स सब उनकी भी देखो सक्षम भैया, तुम्हें भी तो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश थे। AIR-1 तो किसी को नहीं पता था कि AIR-1 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए तो वो तो एकदम खुशी से पागल कि हाँ तो बहुत बढ़िया हो गया है। पहले नीट के 1-2 दिन पहले पापा तो नहीं सोए थे कि क्या होगा, कैसा है बच्चा, ठीक करेगा नहीं करेगा, वो एग्ज़ाम देने के बाद मैं कैसा फील करूँगा, वो सब का था। उसके बाद वो इसलिए नहीं सोए क्योंकि मतलब इतने खुश थे बढ़िया सही है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकल जी, आपके बच्चे ने मतलब अब एम्स दिल्ली में है, काफ़ी बढ़िया माहौल है। अच्छा, तो फिर पेरेंट्स के बारे में बात हो ही रही है तो एक चीज़ और यार हमें बताओ कि पेरेंट्स का कितना एक जो है हिस्सा रहता है आपकी नीट की तैयारी में, कितना सपोर्ट जो है पेरेंट्स का लगता है एक नीट एस्पिरेंट को कि वो अपनी तैयारी ढंग से कर पाए? इस बात पे मैं थोड़ा अच्छे से एड्रेस करना चाहूँगा। सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम पहले बता रहा हूँ कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जैसे कि वो प्रेशराइज पता नहीं बोलते हैं, पढ़ क्यों नहीं रहे अभी, मतलब जैसे कि अब बच्चा कुछ कर रहा है, ठीक है, तो पढ़ क्यों नहीं रहे, अनड्यू मतलब ऐसे ही रैंडम प्रेशर डाल रहे होते हैं कि अभी तो पढ़ना चाहिए, तुम्हारे टीचर ने ये बोला है, ये करो। ठीक है, उसके बाद एक वो होता है कि हमने तुम्हें एक और टाइप का प्रेशर होता है कि हाँ तुम्हें जो करना है करो, तुम अपना अच्छे से पढ़ाई करो। अब बच्चा सोच रहा है वहाँ पे कि मेरे को तो अब अच्छा करना है। ठीक, तो वो एक अलग सा वो प्रेशर थोड़ा सा ना, वो पहले ही वो पढ़ाई के प्रेशर पे है कि टाइम मैनेज कैसे करूँ, उस पर है। वो प्रेशर थोड़ा कम करना चाहिए। मतलब जैसे कि कपिल सर बोलते थे बी ए फ्लाई ऑन द वॉल फॉर द पेरेंट्स, एक उन्होंने क्लास लिया था तो बोलते थे पेरेंट्स को कि बी ए फ्लाई ऑन द वॉल। जैसे एग्जैक्ट सेमली पापा मम्मी ने फॉलो किया। मतलब कि वो मेरे देखते रहते थे कि क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि मैं अगर अभी कभी कोई यूट्यूब खेल रहा हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टोक रहा है कि बंद करो भाई पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, बस देख रहा है। अब मेरे को भी पता चल रहा होता था कि हाँ मेरे को तो पढ़ना चाहिए, तो वो उसमें ठीक रहता है। नाइस, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि आप उसके प्रिपरेशन में मत घुसिए, उसको करने दीजिए, वो खुद करेगा, बस आप देखते रहिए कि क्या कर रहा है। सही 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 सही, ये बात भी सही है। और फिर आपकी जो प्रिपरेशन चलनी थी उसमें पेरेंट्स में मदर का कैसा रोल था आपकी? मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मैं तो घर से पढ़ाई किया हूँ। मतलब जैसे कि कभी मेड आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो ऑब्वियसली मैं पढ़ रहा हूँ रूम में तो डिस्टर्ब करेगा, तो उसके लिए मम्मी उन पे ध्यान रखती थी कि हाँ भाई अभी बच्चा पढ़ रहा है, नहीं जाना है। फिर उसके बाद खाना सही से टाइम पे देना, ध्यान रखना कि हेल्दी फूड ही खा रहा है। और उसके बाद मम्मी का प्यार ऑब्वियसली सही बहुत सही ज़रूरी है। वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मतलब कि बेसिकली पेरेंट्स को भी ये एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर उनका कोई बच्चा कोई भी नीट ही नहीं कोई भी एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहा है, सो एक काइंड ऑफ सपोर्ट ऐसा भी होता है कि आप उससे बार बार ये ना बोलो कि क्यों कितना पढ़ रहे हो, कितना वो कर रहे हो। बेसिकली ये है कि वो अगर दिख रहा है कि मेहनत कर रहा है तो फिर करने दो उसको। सही 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 एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो पेरेंट्स को समझनी चाहिए। तो दोस्तों का कैसा आपके प्रिपरेशन में रोल था? दोस्त, आप ग्रुप स्टडीज़ करते थे या कभी, या फिर अकेले ही पढ़ते थे? इसमें भी 2 सिस्टम थे। जैसे कि आकाश में जब जाता था तो होता क्या था, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड सर्कल था कि हाँ हम पढ़ते हैं साथ में, एक साथ डाउट डिस्कस करते हैं, टीचर के साथ सामने एक साथ जाते हैं, एक साथ अपना एक दूसरे का डाउट सॉल्व किया, जिससे अच्छी पढ़ाई होती है। साथ में टेस्ट देते थे, उसके बाद मार्क्स गिनते थे एक दूसरे के। ठीक है, ये गलती हो गई वो गलती हो गई, एक दूसरे से शेयर करते तो
वो हेल्दी कंपटीशन हमारे बीच हमेशा से था। हम्म, तो इसमें भी नेगेटिव कंपटीशन नहीं करना है कभी भी, हम्म, बहुत हेल्दी कंपटीशन था। और उसके बाद जो जैसे मेरे सोसाइटी में फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ ये फिक्स था कि मैं ये इस टाइम से इस टाइम खेलूँगा, और उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं। वो भी मतलब फ्रेंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसा नहीं कि वो खींच के आपको खेलने बुला रहा है। मतलब ऐसा रहना चाहिए कि हाँ भाई तुम पढ़ो, और हम अपना फ्रेंड्स वाला टाइम अलग से रखेंगे। नाइस नाइस। मतलब कि बेसिकली एक तरीके से एक हेल्दी फ्रेंडशिप जो है वो बहुत अगर आपको मिल जाती तो नीट की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगी। नाइस नाइस नाइस। तो सक्षम, अब जब आप यहाँ आए हो, एम्स दिल्ली में आए हो, अब नए दोस्त बनाए आपने, हाँ बिल्कुल। तो कैसे अभी आपके नए दोस्त की मज़ा आ रहा है उन लोगों के साथ? कहीं घूमने वूमने गए यार दिल्ली में? हाँ बाहर घूमने गए थे, कहाँ पर? सीपी गए थे हम लोग। उसके बाद एक बार लेज़र टैग चले गए थे, फिर यही हौज खास वाला एरिया एक बार आए थे। ये अभी अभी इतना ही घुमा है फिलहाल तो अभी तक कुतुब मीनार, बंगला साहब वगैरह नहीं गए? वो सब के प्लान बीच में बनते हैं। बीच में बनते हैं फिर बिखर जाते हैं क्योंकि सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। हाँ बिल्कुल। अभी एग्जाम कैसे आ रहे हैं। एग्जाम यार, अक्टूबर में हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन लोगों का सेशन शायद सितंबर में स्टार्ट हुआ है, और नवंबर अभी में एग्जाम है। नवंबर में इनके एग्जाम्स हैं। तो सोच सकते हो तुम लोग, तो जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं ना भाई, एक बार देख लो ठीक है कि पढ़ाई बंद नहीं होगी। नीट इज नॉट द एंड, नीट इज जस्ट द स्टार्ट। बिल्कुल। वहां से फिर तुम्हें आगे जाके और ज़्यादा पढ़ाई करनी है, और ज़्यादा चीज़ें करनी है, और ज़्यादा। नीट का जो पैटर्न है वो इसी के लिए बना है, 1 मिनट में एक सवाल जैसे उसका सिस्टम है। हमें भी यहाँ पे बोलते हैं कि ये 30 स्पॉट है, मतलब 30 कुछ सामने चीज़ें रख देंगे, ऑर्गन रख दिया, बोन रख दिया, अब इनमें ये पार्ट्स बताओ। एक ही मिनट मिलता है उसमें भी। नाइस। मतलब कि वो जो हाँ। नीट की ट्रेनिंग है उसमें आपको बताया जाता है कि इस तरीके के चैलेंजेस आपको आगे लाइफ में आने वाले हैं, मतलब कि एमबीबीएस लाइफ में आपकी ये सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। सही है। उस टाइम नहीं पता होता है, लेकिन हम एक तरीके से कोर्स के लिए प्रिपेयर ही हो रहे होते हैं। जैसे रोज बायो की एनसीईआरटी में कुछ रट रहे, तो हम भी अभी रट ही रहे हैं कि हाँ यहाँ पे हम बस थोड़ा डीप एनाटॉमी वगैरह कुछ अलग कर रहे हैं बस। और फिजिक्स का भी यहाँ कुछ रोल दिखाई दिया आपको? फिजिक्स का रोल वही बेसिक, वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, जैसे हार्ट पंप वगैरह, तो बेसिक आपको याद रखने पड़ेंगे, वो यहाँ पे लगते हैं। वो टीचर ऐसे बोल के चले जाएंगे कि आपको तो पता होगा, फिर अगर आप भूल गए तो वो तो आपको वापस पढ़ना पड़ जाएगा। नाइस। मतलब कि फिजिक्स भी ऐसा नहीं है कि वेस्ट आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। हाँ आप लोगों को वो सारी नॉलेज वो दे ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। सही 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 सही। तो यार सक्षम, अगर जैसे मान लो सक्षम अग्रवाल को ऑप्शन दिया जाए कि चलो मान लो कल को कि नीट एग्ज़ाम जैसी कोई चीज़ नहीं है, एम्स दिल्ली जैसी कोई चीज़ नहीं है, और बोला जाए कि सक्षम अग्रवाल अब डॉक्टर तो नहीं बन सकते हैं, तो सक्षम क्या करियर चूज़ करते हैं? क्या करियर चूज करते थे? मेरे को ट्रैवल करने का बहुत मन है, वो कुछ पता ट्रैवल नहीं ब्लॉगिंग करते हैं बेसिकली, शायद है। शायद हाँ, शायद ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं। वो अभी तक डेवलप हुआ नहीं है, लेकिन मतलब मैं होता तो इंजीनियरिंग में ही शायद, फिर इंजीनियरिंग में होते वहाँ पर उस कॉलेज में कर रहे पढ़ी होते हैं। आपने? मैथ्स पढ़ी नहीं मैंने, मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट है। मैं जेई शायद देता, लेकिन नहीं, ठीक है, नहीं दिया। अच्छा, तो मतलब मैथ्स आपने 11th-12th में पढ़ी है? मेरे को आती है। आती है? हाँ, वो ओलंपियाड के चक्कर में मैंने पढ़ी हुई है हाई लेवल की मैथ्स। नाइस। सही है यार, मतलब मैथमेटिक्स भी काम आती है आपके। बिल्कुल, मैथ्स बहुत बढ़िया। क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स कैसे करोगे केमिस्ट्री और फिजिक्स? बात तो वो वाली भी है। यहाँ पर भी कैलकुलेशन मिलेंगे, ऐसा नहीं मैथ्स से बच जाओगे भाई ये चीज़ देख लेना यहाँ पर भी मैथ्स से छुटकारा नहीं है। सही। अच्छा, अभी तक आप एम्स दिल्ली में आपका सफ़र काफ़ी सही रहा है। एम्स दिल्ली के वेद आया था, वेद ने बोला था 8-9 मैसेज है। सच में इतने मैस हैं? इससे भी ज़्यादा है। अभी तो घूमे ही नहीं अच्छे से हम यार तुम प्रॉपरली घूम नहीं रहे हो। सही है सही है सही। तो उससे भी ज़्यादा मैसेज है? हाँ बिल्कुल। तो कैसा रहता है मतलब एम्स दिल्ली के मैसेज में? फिर हर मैस का फूड अलग है या फिर? हाँ, जैसे मेस की बात करें तो उसमें सबका सिस्टम अलग है। जैसे हमारा तो कैंटीन टाइप है, थोड़ा पे एंड ईट है, ठीक है। उसके बाद एक हॉस्टल 8 का मेस है, उसमें खाना भी बहुत बढ़िया है, उसमें भी पे एंड ईट है। हम यूजुअली 8 से खाते हैं, अपने हॉस्टल से नहीं खाते।
और बाकी उसके बाद अभी तो मैसेज एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे जब फ्रेशर्स का क्या सीन है अभी? फ्रेशर्स हो गई अभी तक? मतलब अभी तक हुई नहीं है शायद। नहीं अभी तक नहीं हुई, तो कब का प्लान है? वो जब सीनियर देखेंगे कि सबने इंटरेक्ट कर लिया अच्छे से, फिर उसके बाद मिलेगा। करवाओ यार फ्रेशर्स वगैरह करवाओ, बढ़िया। हम्म। अभी तक सही है, सही है, सही है। तो सक्षम यार, अपने बारे में थोड़ा और बताओ कि आपके जो इंटरेस्ट है, मूवीज वगैरह देखते हो आप? नहीं, मैंने बहुत कम कर दिया बहुत मूवीज। कम कर दी या फिर हो गई नीट की प्रिपरेशन के चक्कर में? नहीं, एक्चुअली अब मैं जैसे मूवीज देखने वाले, मतलब मेरे को अब है ना सिनेमाटोग्राफी वगैरह सीखनी है, जैसे वीडियो कैसे खींचते हैं, फोटोग्राफ, मतलब अब दूसरे साइड पे जाने का मन है कि बनता कैसे है। मतलब कि बेसिकली इन डेप्थ जो सिनेमाटोग्राफी है, हाँ उसमें आपको जाने की वो है। हाँ, तो मैं अब उस एंगल से देखता हूँ। तो किस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हो फिर, अगर देखना भी है तो? जैसे कि कुछ कुछ बहुत ही थेमेटिक मूवीज़ होती हैं जो नॉर्मली लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, तो उसमें लेकिन सिर्फ एक टाइप की सिनेमाटोग्राफी देख रहे हैं कि इसमें क्या कलर ग्रेडिंग डाली है, इसमें कैसे शॉट्स लिए गए हैं, इसको कैसे प्रेजेंट किया गया, अलग अलग टाइप की जैसे स्टोरीज। जैक स्नाइडर है, स्नाइडर की सिनेमाटोग्राफी में, या क्रिस्टोफर नोलन है, उसकी सिनेमाटोग्राफी में कुछ चीज़ें लग जाती हैं कि ये भैया हाँ। इस बंदे की बनाई हुई मूवीज है, डायरेक्टर है, उनकी बनाई हुई मूवीज है। इंडिया में अनुराग कश्यप का एक अलग ही वो है कि इस कलर पैलेट की मूवीज जो है या इस यही बनाएंगे, जोन की मूवी ये बंदा बनाएगा, तो उस तरीके की चीज़ें आपको? बिल्कुल, मैं वो धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हो। तो अभी तक कौन सी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी मूवीज में आपको इंटरेस्ट है, जो आप देखना चाहते हो या आप देख चुके हो या आपके विश लिस्ट में है? जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हो गए, अनुराग कश्यप की कुछ देख रहा हूँ फिलहाल तो, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी वगैरह, नोलन हो गया, तो इन सब के। ओपनहाइमर देखी? ओपनहाइमर देखी थी मैंने, बहुत। कैसी लगी आपको? मतलब उसमें जिस तरीके से दिखाया है, ठीक है, अलग ही है। कभी ब्लैक एंड वाइट सीन्स आ रहे हैं, कभी इस तरीके से स्टोरी को किस तरीके से एडिट करके उन्होंने मिक्स किया है। उसके बाद जैसे फीलिंग, जब न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था उसमें, मेरे को अभी तक याद है, जैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बूम सी आवाज़ आएगी, उसमें उन्होंने साइलेंट कर दिया। और उसके बाद मतलब उसके बाद उसके अंदर वो जो एक्सप्लोजन हुआ, जब एक्सप्लोजन वापस आ रहा तब जाके एक आवाज़ दी थी, हवा को उड़ते हुए दिखाया था, तब जाके मतलब फील हो रहा था, मतलब अंदर तक। एक चीज़ और नोटिस करी उस मूवी में, एक ही बंदा था जिसने ग्लासेस नहीं लगाए थे, रिचर्ड फाइनमैन। अच्छा। रिचर्ड फाइनमैन वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने ट्रिनिटी टेस्ट जो है वो अपनी नेकेड आईज से देखा ओ था। अच्छा, हाँ, वो वाला सीन, हाँ। एक अकेला बंदा जिसने ट्रिनिटी टेस्ट पूरा अपने नेकेड आईज से देखा, क्योंकि उन्हें पता था मुझे अल्ट्रा वायलेट रेस से ही बचना है। एंड ही वाज द वन जो बहुत फाइनमैन के बारे में, अगर ग्लास लगाई भी थी उन्होंने सामने, उसके बाद देख रहे थे। मतलब फाइनमैन वाज फाइनमैन यार। ओपनहाइमर के बारे में मूवी थी, बट अगर फाइनमैन के बारे में भी बने तो बहुत ज़्यादा खतरनाक मूवी बनेगी। बिल्कुल। बिकॉज जो कुछ एक्सीडेंट हुआ था, स्पेस एक्सीडेंट, मुझे याद नहीं आ रहा, उसके बारे में जो कमेटी बनी थी उसमें रिचर्ड फाइनमैन को डाला गया था हेड ऑफ द कमेटी के तौर पे। तो फाइनमैन का मतलब वो ऑरा था। और फाइनमैन टेक्निक तो सब लोग जानते ही है कि वो तो पढ़ाई लिखाई में हम लोग कितनी यूज़ करते हैं। पहले पढ़ो, तो फिर दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, फिर किसी और को पढ़ा के देखो। तो सॉरी, तो फाइनमैन टेक्निक को इस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो और कौन सी मूवीज या सीरीज वगैरह भी कोई देखी आपने? एक देखी थी नीट के बाद, वो जो फ्री टाइम था, मनी हाइस्ट, स्पेनिश में। मनी हाइस्ट स्पेनिश में देखी थी? इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ थोड़ा बहुत सीखने का भी ट्राई किया था उससे। ओरिजिनल मूवी देखी, ओरिजिनल सीरीज ऑडियो के साथ देखी थी, और वो सही है। मतलब कुछ इस तरीके की स्टोरी आप लोग को पसंद है जिसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट हो। हाँ। ऐसा कुछ नहीं देखते, मतलब जीने नहीं दूंगा, प्लेयर एक खिलाड़ी, मौत का सौदागर, ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। वो भी देख ही लेंगे, अभी बहुत टाइम है। प्रतिघात द रिवेंज। नाइस। तो यार काफ़ी बढ़िया यार, काफ़ी बढ़िया, मज़ा आया आपके साथ बात करके। कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप नीट एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो, और जो अभी नीट 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहते हो?
एडवाइस ये रहेगी कि देखो एमसीक्यू और टेस्टिंग से ही नीट निकलेगा, ठीक है। अब शायद तुम्हारे में नीट का पैटर्न बदलने की बात हो रही है, तो उससे डरना मत, ठीक है। एमसीक्यू और टेस्टिंग से ही नीट निकलेगा, ये फिक्स बात है। जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितना ज़्यादा एमसीक्यू करोगे, उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यार एक चीज़, अब जब तुमने ये बात बोल ही दी है कि पैटर्न के बारे में हमने बात करी, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नीट पैटर्न? जो अभी तक नीट का पैटर्न चल रहा है, एक एग्ज़ाम होगा ऑल ओवर इंडिया में और उसी से सारे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या इसको 2 टायर एग्ज़ाम करना चाहिए? क्या उसमें कुछ फ़ायदा होगा कि मेंस और एडवांस लेवल का जैसे जेई में होता है? इस साल जैसे डिस्क्रिपेंसीज जो भी आई थी, तो शायद 2 टियर लेवल में सॉल्व होने का चांस है। प्लस ऑनलाइन भी कर देना चाहिए इसको। ऑनलाइन कर दे तो बढ़िया है, और क्या। सीबीटी मोड में कर दे तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, तो वो जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो आधी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। हाँ, जितने बढ़िया मेजर ले सकते हो उतना बढ़िया लो। एग्जाम में ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी इस साल जैसे। बाकी जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो तो निकाल ही लेगा। नाइस नाइस नाइस। और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो तो निकाल लेंगे, और जो बच्चे रह जाते हैं, जिनको ड्रॉप लेना पड़ता है, तो उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहोगे? कब तक एक बच्चे को अंदर से ये होना चाहिए कि यार ड्रॉप लेके अगले साल तैयारी करनी चाहिए? देखिए, उसमें मोटिवेशन पे डिपेंड करता है कि जैसे आपके बैच के हिसाब से भी मैं जानना चाहूँगा। आपके बैच में शायद एक हैं आपके मित्र जो चौथे अटेम्प्ट में जिन्होंने ये एम्स क्रैक किया है। सो थोड़ा उनके बारे में बताइए कि 4th अटेम्प्ट में एम्स में आए हैं अभी वो। सो अगर बंदा ड्रॉप करना चाहता है तो क्या चीज़ें उसको अपने अंदर देखनी चाहिए तब जाके ड्रॉप करे? क्या चीज़ें देखनी चाहिए? पहले तो मोटिवेशन लेवल कि हाँ सही में इसमें जाना है कि नहीं जाना है, देख लो आप पहले। उसके बिना प्लीज़ मत, आपके लिए अच्छा है वो कि आप फिक्स्ड हो कि हाँ ये करना है कि नहीं करना। दूसरा कि हाँ अब 4 साल दे दिए, बर्बाद हो गए कि नहीं हो गए। एक बार मेडिकल कॉलेज मिल गया, आप डॉक्टर बन गए, कौन पूछ रहे 4 साल लगाए। बहुत ही टू द पॉइंट फैक्ट है ये। एक बार बन गए तो फिर कौन ही पूछ रहा है। सही बात है। जैसे अब एम्स दिल्ली में है, अब मैं फ्रेशर हूँ, कोई ड्रॉपर है, किसी को नहीं फर्क पड़ता। आप है वहाँ पे। सही बात यार, बिल्कुल। मतलब हो आप तो हो। तो कैसा आपके एम्स दिल्ली का जो पूरा वो है, क्या नाम है, जो आपका बैच है, उसमें किस तरह का बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है बंदों की? पूरा ऑल ओवर इंडिया के बंदे होंगे। बिल्कुल। तो कैसा है मतलब माहौल उस तरीके से? डाइवर्सिटी बहुत है, फ्रेंडलीनेस बहुत है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलग वो अलग, सब एक साथ रहते हैं, सब कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। तमिल लोग, मलयालम, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, सब टाइप के लोग मिलेंगे आपको एक सेंट्रल कॉलेज में। सही है। और वैसे अभी तक तुमने कोई विश लिस्ट बनाई है दिल्ली में घूमने की? नहीं, आप ही बता दो, हम तो अभी दिल्ली आए, 1 महीना हुआ है। बताओ भाई लोग कमेंट सेक्शन में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए दिल्ली में। मेरे हिसाब से तो यार पहले हौस खास पूरा एक्सप्लोर कर लो आप। अच्छा। हौस खास पूरा एक्सप्लोर कर लो, उसके बाद थोड़ा बंगला साहब वगैरह भी जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको दिल्ली में कहीं जाना है तो हुमायूं टॉम, सुंदरवन, सुंदर नर्सरी, इन सब जगहों पे भी जा सकते हो। प्लस अगर हौस खास विलेज तुम्हारे पास ही है, हौस खास विलेज जाओ, चंपा गली वगैरह जितनी भी जगह हैं सारी एक्सप्लोर करो। कुछ कुछ जगहों पे जाके ऐसा लगेगा कि पैसा बर्बाद हुआ है, टाइम बर्बाद हुआ है, पर जाओ। मैं कहूँगा जाओ, सुनो मत लोगों की, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि तुम कुतुब मीनार भी उस जगह पे जाओ जहाँ पे लोग मना करते हैं। जाओ, एक बार एक्सप्लोर करो आराम से। उसके बाद फिर तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे स्पॉट्स क्या हैं, किस बार कभी टाइम मिला तो तुम्हें कौन से स्पॉट पे जाना है, कौन से स्पॉट पे नहीं जाना है, ठीक है। अब जैसे एम्स दिल्ली के ठीक बगल में आईएनए है, आईएनए में भी एक बार जाकर देखा जा सकता है कि क्या है वहाँ पे, क्यों आईएनए का जो वहाँ पर वो लगता है दिल्ली हाट लगता है, दिल्ली हाट में क्या है। तो ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करो। उसके बाद तो यार घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, चले जाओ, कालका मंदिर चले जाओ, कभी कभी कहीं चले जाओ। पुरानी दिल्ली, अगर नॉनवेज ईटर हो तो पुरानी दिल्ली ज़रूर जाओ। पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद जाओ। जामा मस्जिद में मतलब मैं तो नहीं खाता हूँ नॉनवेज, बट मैं खुद वेज हूँ।
इसलिए मैंने पूछा कि अगर नॉन वेज ईटर हो तो, अगर वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं दिल्ली में, तो जाओ। और दिल्ली का खाना ज़रूर एक्सप्लोर करना यार। जैसे मोमोज आए हो तो मोमोज खाओ, सत्यनिकेतन के खाओ, साकेत के खाओ, साकेत पीवीआर जाओ, वहाँ जाके मोमोज ट्राई करो, क्योंकि यहाँ के ग्रेवी मोमोज बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मुझे देखकर आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं खाने की रिकमेंडेशन अगर दे रहा हूँ तो अच्छा ही होगा, गजब। तो वो वाली एक्सपेक्टेशंस लेके जाओ, थोड़ा बहुत यहाँ के छोले भटूरे एक्सप्लोर करो। मतलब अगर खाना खाना है दिल्ली में तो इधर उधर की थोड़ी बहुत ही, मतलब छोटी मोटी जगहों से भी परहेज मत करो, बस थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखो, बाकी एंजॉय करो। दिल्ली इज़ अ प्लेस जहाँ पे तुम आराम से रिलैक्स करके काम कर सकते हो। देखो नीट पे पानी में भी ज़्यादा तुम्हें दिक्कत तो हुई नहीं होगी, पास में ही तो है। पास में ही है। तो बस ऐसे ही काफ़ी सारी जगह हैं जो पास में ही हैं। और बाकी अगर तुम्हें एस्ट्रोनॉमी वगैरह में इंटरेस्ट हो तो जा सकते हो, नेहरू प्लेनेटेरियम चले जाओ। किसी भी दिन अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, जैसे नाइट वॉचेस वगैरह हो रही हैं, तो टेलीस्कोप से वहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होती है। अगर एस्ट्रोनॉमी में किसी का इंटरेस्ट है तो थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे बिगिनर लेवल पे है तो वहाँ जाके देख सकते हो। बाकी तो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते तो मेरे से ज़्यादा तुम शायद एक्सप्लोर कर लोगे। तो यार सक्षम, बहुत ही मज़ा आया यार तुम्हारे साथ बात करके, और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हमने वो भी करी। तो सक्षम अग्रवाल नाम है इनका, बट काफ़ी सारे रिश्तेदारों के लिए शर्मा जी के बेटे हैं क्योंकि शर्मा जी के बेटे का जो पर्सोना है वो इनके अंदर अभी भी है। एम्स दिल्ली में अभी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं अपनी। तो ऑल द बेस्ट यार सक्षम फॉर योर फ्यूचर एंडिवियर, एंड दोबारा मिलते हैं इसी पॉडकास्ट पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।